सो फ्रेंड्स, वेट इज़ ओवर नाउ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पेंडेमिक कंडीशन की वजह से क्लासेस नहीं हो सकती हैं। तो क्लासेस नहीं होने की वजह से मैं ऑनलाइन सीरीज लेक्चर्स की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको वेलकम करता हूँ सभी लोगों का आपके अपने स्टडी पॉइंट, दैट इज़ लाइफ साइंस अकेडमी। आई एम अकरम। और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर बार मैं आप लोगों को लिंक भेज पाऊँ इतने कॉन्टैक्ट मेरे पास नहीं होते हैं। तो हर बार आपको बिना एफर्ट्स के ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए वहाँ पर। और मैंने एक पॉइंट उसमें ऐड किया है, तो मैं अभी आपको कुछ शॉर्ट समरी दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को क्या मेथड में अप्लाई करूँगा इन वीडियोस में, वो देखने को। तो फ्रेंड, जैसा मैं आप लोग को बता रहा था कि मैंने कुछ पॉइंट्स अरेंज किए हैं जो मेथड में अप्लाई करने वाला हूँ अपने वीडियोस में। तो क्या है वो मेथड? सपोज दिस इज अवर सीएसआई एग्जाम जो हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम टारगेट कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड मैं अपनाने वाला हूँ। तो पहला मेथड रहेगा इसमें जो है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स का फायदा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर देख सकते हैं और सेफ भी रहेंगे। दूसरा, डिस्कवर कॉन्सेप्ट। जो भी पुराने लोग हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके लिए इजी गोइंग रहेगा, और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट नए तरीके से हम सॉल्व करने की बताने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा बेसिक टू एडवांस। ऑलवेज जो भी कोई टॉपिक होगा उसको मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, और उसके एडवांस लेवल जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हम वहां तक जाने की कोशिश करेंगे इसमें। साथ ही साथ है कॉन्सेप्ट कनेक्ट। कॉन्सेप्ट कनेक्ट में टॉपिक रहेगा कि जो भी टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ, सपोज से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो उस क्वेश्चंस को मैं 2-3 जो भी पॉसिबल होंगे उसको मैं ऐड करूंगा, और उसके आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 लिया ABCD, जो भी आपका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिया ABCD, जो भी आपका ऑप्शन होगा, इस तरीके से आप वहां पर अपने आंसर टिक करेंगे। फिर इसके जो आंसर्स है, जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा हमारा, तो मैं पहले इसके आंसर बताऊंगा, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करने वाला हूँ इसमें, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर इसलिए, वीक में सपोज हमने 4 या 5 लेसन अटेंड किया, 4-5 लेसन के बाद में हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों से ना सॉल्व हो पाए, उनको आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में, अब जैसे पेपर अगर मान लीजिए जून 2015 का है, 2015 का पेपर है, तो नाम के साथ में जून 2015, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर जरूर लिखिए। अब बुक जो है क्वेश्चन वाली, पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, लेकिन उसमें क्वेश्चन का जो एबीसी सेट रहता है, इससे क्या वो क्वेश्चन खोजने में डिफिकल्टी आती है। तो पाथफाइंडर की क्वेश्चनर की बुक आती है ऑलरेडी, टेस्ट एंड रिलेशन के नाम से, वो आप मंगवा लेंगे। उसको मंगवाने से ये होगा कि सारे क्वेश्चंस के सीक्वेंस जो है सबके पास सेम रहेगा, तो किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, और आसानी से हम क्वेश्चन को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे देना है या किसी को पूछना है। तो ये चीज हम करेंगे अप्लाई। करने के बाद में देखते हैं हमारा कितना फायदा होता है। डेफिनेटली आई एम श्योर उसमें फायदा होगा सभी को। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इकोलॉजी पार्ट 1। So ecology definition. The ecology is the study of relationship between organism and their environment. तो ये टर्म जो है डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे 1866 में। तो ये बताता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशंस हैं उसके बारे में, इसको हम कहेंगे इकोलॉजी। अब ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आइकोस ड्वेलिंग प्लेस यानी लिविंग प्लेस जो भी उनका है, और लोगोस यानी उसकी स्टडी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। साथ में फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी यूजीन ओडम, जो हम सभी अच्छे से परिचित हैं इनसे। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन रामदेव मिश्रा इज सेड टू बी इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री के नॉलेज से हमारा एटम्स, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से प्रोटोप्लाज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हमारा जो इकोलॉजी फोकस्ड है, वो बीच के जो ग्रीन लेयर दिख रही है आपको, वहां पर फोकस है। तो ये जो ग्रीन लेयर आपको दिख रही है, बायोस्फीयर से लेके ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक की, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मिला के पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन मिला के कुछ कम्युनिटीज बनाएंगी जिसमें कि अलग अलग पॉपुलेशन शामिल होंगी। साथ में ऐसी कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम बनाएंगे, इकोसिस्टम से बायोम और बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा। इससे हमारा कंप्लीट अर्थ मिला हुआ है। तो अर्थ में बहुत सारे जो बायोस्फीयर्स होते हैं हमारे, वो बने हुए हैं, और साथ में हम पूरे यूनिवर्स तक देख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की हम अगर बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑटेकोलॉजी और एक होता है साइनोकोलॉजी। तो ऑटेकोलॉजी की बात करेंगे अगर इंटरेक्शन किसी भी एक इंडिविजुअल,
पॉपुलेशन और स्पीसीज का अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम ऑटेकोलॉजी कहेंगे। और साइनेकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, मींस बायोटिक कम्युनिटी में जो रिलेशन इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में आपसी जो रिलेशनशिप होता है, जैसे हम फूड चेन पढ़ते हैं तो फूड चेन में बहुत सारे निजाम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वो जो इंटरलिंकिंग वाले रिलेशनशिप होते हैं वहां पर हम स्टडी करेंगे, उसको कहेंगे साइनेकोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो होता है बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर से मिलकर बना होता है। तो बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आएंगे, और एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एयर, वाटर, सॉइल एंड रेडिएशन। नाउ सॉइल के कंपोनेंट क्या होंगे? एयर, वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर जो भी हैं। तो पैथोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ सॉइल। सॉइल का जो सिंथेसिस होगा उसको हम बोलेंगे पैथोजेनेसिस। अब होता कैसे है? आप सभी ने कभी ना कभी बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे पुराने, तो ये जो पेरेंट रॉक होते हैं इनमें फिजिकल वेदरिंग होती है, लाइक वेटिंग और ड्राई। जैसे बारिश का मौसम आया तो गीला हो गया फिर सूखा, तो ये सब प्रोसेस जो होते हैं कूलिंग, हीटिंग, फ्रीजिंग, इस वजह से उसमें छोटे छोटे टुकड़े टूट के गिरने लग जाते हैं, जो क्या करेंगे फ्रेगमेंट्स बना देंगे उसके। अब फ्रेगमेंट्स में क्या होगा? हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोनेशन, चिलेशन, मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें मल्टीपल रिएक्शंस काम करेंगी, और काम करने के बाद में उसके और फाइन पार्टिकल्स जो है बनते जाएंगे। इन फाइन पार्टिकल साथ में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी टिश्यूज बचते हैं वो सब इसमें मिलते जाएंगे, और एक सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है। तो कंप्लीट जो फाइनल हमको आउटकम मिलेगा वो एक सॉइल के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो डायग्राम में ऐसा आपको दिख रहा है कि ओ से लेके आर तक हमारे लेयर होते हैं। तो जो ओ लेयर होता है सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मैटर। जैसे प्लांट डायग्राम देख रहे हैं, प्लांट डायग्राम से लीफ जो गिरेंगी तो क्या सरफेस टॉप पे रहेंगी, तो वहां टॉप पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पर पूरा इकट्ठा होता रहता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब पानी पड़ेगा तो उसमें से कुछ कंपाउंड ब्रेक डाउन होंगे, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो नीचे के लेयर में जाएंगे। तो हम A1 को लेयर देखेंगे तो A1 क्या है? डार्क लेयर है ड्यू टू ह्यूमस, क्योंकि जितना भी मटेरियल ह्यूमस में कन्वर्ट होगा वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे जाके सेटल होता जाएगा। फिर बात करते हैं A2, इट इज अ जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। तो मिनरल्स की जो मैक्सिमम लीचिंग होती है वो A2 के जोन में होती है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो सॉइल के साथ में, वाटर के साथ में मिल के और नीचे जाते जाते हैं। और हम देखेंगे प्लांट्स की रूट्स जो है लगभग वो हमारा A2 लेयर तक ही मोस्टली जाती हैं। फिर बी लेयर जो आता है वो ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन जोन। तो जितना पानी नीचे जाता जाएगा, पानी के साथ में जो भी सॉल्युबल चीजें हैं वो लगातार जाके नीचे इकट्ठी होती जाती हैं। तो ये जो बी जोन होता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन मोस्टली होता है। फिर हम बात करते हैं सी जोन, जो कि पेरेंट रॉक होता है और ये वीकली वेदर्ड होता है। और लास्ट में हार्ड या आर या डी, जो कि हार्ड रॉक का पार्ट होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब बोरवेल से हम डिग करते हैं, खोदते हैं पानी निकालने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं बारीक बारीक। तो जो पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं हार्ड रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। और देखिए हम प्लांट्स को देख रहे हैं तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो लगभग A2 लेवल तक गई हैं, और इसी वजह से नीचे में जो लेयर है पेरेंट और हार्ड रॉक, वहां की जो जगह है, जो एरिया है, वो प्लांट की रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। इस वजह से वो नीचे का जो पानी है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट सॉइल वाटर। तो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हम सॉइल का कोई पार्टिकल अगर उठाएंगे, देखेंगे वहां पर, तो वाटर जो होता है बहुत ही पतली फिल्म के फॉर्म में वहां पर चिपका होता है, इसको हम निकाल नहीं सकते। इसी वजह से प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और प्लांट के लिए एब्जॉर्ब नहीं होता है। सेकंड, कैपिलरी वाटर। जब भी आप देखेंगे खासकर जो डार्क ब्लैक कलर की सॉइल होती है, अगर आप उसको डिग करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही फाइन कैपिलरीज नजर आएंगी, और ये कैपिलरीज में जो वाटर होता है ये प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, और इसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल वाटर। जो मैंने पिछले डायग्राम में बताया कि जो रॉक का पोर्शन है डीप अर्थ में, वहां के नीचे भी थोड़ा पानी होता है जो हम डिग करके निकालते हैं, और क्योंकि वहां पर रूट्स जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसी वजह से ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर जो होता है अक्सर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है। आप लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मूला देखे होंगे जिनमें कभी .H2O, 2H2O, 4H2O लगा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो H2O मॉलिक्यूल्स एडेड हैं वो उसके 3D स्ट्रक्चर जो होता है स्पेस में, उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को निकाल दें तो ये स्ट्रक्चर जो है फिर स्टेबल नहीं रह जाता है, तो इसी वजह से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो प्लांट भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये सॉइल वाटर के टाइप्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
जिसमें कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ये 4 पार्ट है। अब हम लेयर्स की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल से लेके अप्रोक्सीमेट 18 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो ट्रोपोस्फियर का रहता है। यहाँ पर किलोमीटर हाइट में हम जब ऊपर जाते हैं तो 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर हमको कम देखने को मिलता है। अक्सर हम बात करते हैं कि जो हिली प्लेस होते हैं वहां पर मौसम जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो कोल्ड होता है। तो इसी वजह से कि जैसे जैसे जमीन की हाइट से हम ऊपर उठेंगे तो वहां पर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और लगभग लगभग 18 किलोमीटर की इसकी रेंज रहती है। फिर नेक्स्ट ले आती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसकी रेंज होती है 18 से 50 किलोमीटर। तो हम देखेंगे कि 18 से 50 किलोमीटर और नीचे का 18 किलोमीटर यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेट 99.99 एटमॉस्फेयर हमारा बन जाता है। नेक्स्ट लेयर आती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो होता है ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है। मीजोस्फियर का जो अपर पार्ट होता है सबसे ठंडा इलाका होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जहां पर लगभग टेम्परेचर -90 तक जा सकता है। इसकी रेंज होती है 50 से 85 किलोमीटर। और इसके बाद जो रीजन आता है वो कहलाता है थर्मोस्फियर, इसे हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा अक्सर स्पेस क्राफ्ट जो भेजे जाते हैं तो इस एरिया में आने के बाद में काफी उनमें फ्रिक्शन होता है और आग लगने का डर रहता है, तो खास प्रोटेक्शन इसके लिए दी जाती है उनको। जो एरिया स्टार्ट होता है अराउंड 85 टू 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। अब एक जीके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एरोप्लेन हमारे किस एरिया में उड़ान भरते हैं। तो हमारे जो एरोप्लेन है वो ट्रोपोस्फियर में उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट वन, लाइट। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, यानी कि ऐसा रीजन, ऐसा लाइट का रीजन जहां पर प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कौन सा वो रीजन है देखते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट में आपको दिख रहा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे काम की चीजें इसमें वेवलेंथ और टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अब देखेंगे कि 10 टू पावर -3 से लेके यहाँ पर गामा रेज नीचे में दिख रहा है हमको। तो गामा रेज उसके साइड में है एक्स रेज 10 टू पावर -1 की वेवलेंथ पे। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ जो है अगर वहां पर बहुत ही शॉर्ट है तो उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से गामा रेज और एक्स रे सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली रेज होती है, तो हमको हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। फिर आता है अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ये हमारे बहुत ही काम की रेज होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैग्नीफाई करके दिखाया गया है 400 से लेके 700 नैनोमीटर की लाइट जो होती है वो विजिबल लाइट होती है। और इसी विजिबल लाइट में ही प्लांट जो है अपना काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये हमारे काम की है, इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। नेक्स्ट वन, अडेप्टेशन जो होता है प्लांट का लाइट के लिए। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हाई लाइट रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्लांट होते हैं जिनको लो लाइट रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे प्लांट जिनको हाई लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए अडेप्ट हो चुके होते हैं, उनको कहते हैं हेलियोफाइट्स। सेकंड आता है सायोफाइट। ऐसे प्लांट्स जो हाई लाइट वाले प्लांट के शेडो में अक्सर उगते हैं और उनको कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको बोलेंगे सायोफाइट्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे हम डिवाइड करें अगर, तो 4 टाइप के हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरेस्ट को या ट्रीज को। तो पहला है मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स ऐसे हैं जिनको लगातार हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारा खासकर एशिया का पार्ट है, लगातार यहाँ पर धूप तेज रहती है और ऐसे प्लांट्स हमारे देखने को मिलते हैं। मीजोथर्म्स की बात करें तो इनको अल्टरनेट, एक बार थोड़ा हाई लाइट, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए इनको लो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर यहाँ एक सीजन वाइज चेंज होता रहता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है देखने के एग्जाम्पल है। माइक्रोथर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लो टेम्परेचर इनकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर मिक्स्ड कोनिफर फॉरेस्ट, जैसे आपने हिली प्लेस का अगर कोई वीडियो पिक्चर कभी देखा होगा तो वहां पर आपको कोन शेप के प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े काफी लंबे होते हैं। तो जो कोन शेप के प्लांट्स हैं वो इसी एरिया में देखने को मिलेंगे, जिनको हम माइक्रोथर्म्स में रखते हैं। नेक्स्ट है हेकिस्टोथर्म्स। बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश लाइक आर्कटिक रीजन जो है, एल्पाइन रीजन जो है, जहां पर बहुत ही ठंडा मौसम होता है, वहां पर जो प्लांट्स उगते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही कोल्ड की है, तो उनको कहते हैं हेकिस्टोथर्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं एडेप्टेशन और एक्लेमेटाइजेशन। दो वर्ड हैं, दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। फर्स्ट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल हो और बिहेवियरल हो। मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपने आप से कोई चीजें अडेप्ट नहीं करनी होंगी, उसके जीन में ही वो चीजें रहेंगी, उसको इनहेरिट फॉर्म में मिलेंगी, तो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ वो चीजों को सब अपने आप से कर सकता है। उसको कोई भी अपने से एक्वायर करने की कैरेक्टर जरूरत नहीं होती है। और ये लॉन्ग टाइम पे होते हैं, शॉर्ट टाइम पे नहीं होते हैं। लगातार कोई ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तब ये कैरेक्टर डेवलप होते हैं। दूसरी बात करते हैं एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन की बात करेंगे तो एक्लेमेटाइजेशन शॉर्ट टाइम पे होता है। सपोज किसी भी एनिमल को हम हाई हीट में या लो टेम्परेचर पे रख दें तो कुछ ना कुछ में चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चेंजेस जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं हो पाते हैं।
तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लाइफ साइकिल के लिए जो एडेप्टेशन करता है वो सिर्फ उसी के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उनको फिर से अपने आप को एक्लेमेटाइज करना होगा, फिर से अपने आप को उस मौसम के अनुकूल बनाना होगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज उनको इनहेरिटेड फॉर्म में कोई भी चीज नहीं मिलती है तो वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल रहेगा। तो एक्लेमेटाइजेशन एडेप्टेशन में बेसिक डिफरेंस जो होता है, एडेप्टेशन जो आपका होगा वो हमेशा लॉन्ग टाइम पे किसी भी स्पीसीज का एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से होगा और जेनेटिक लेवल पे होगा, जबकि एक्लेमेटाइजेशन जो होगा शॉर्ट टाइम पे चेंजेस होगा। ऐसे हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं कई बार, कुछ प्लांट्स को, एनिमल्स को कुछ खास फीचर्स या कुछ खास टेम्परेचर इफेक्ट देते हैं जिससे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट एडेप्टेशन। जैसे आपने सुना होगा प्लांट्स मीजोफाइट, जीरोफाइट, दो टाइप के बेसिकली देखने को मिलते हैं, उसके अलावा ग्लाइकोफाइट्स भी होते हैं। तो मीजोफाइट जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल सैलिनिटी पे ग्रो करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं जीरोफाइट। तो जीरोफाइट क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, चाहे वो एंटोपिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, जो उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए हाई हिट एरिया में इनके लिए काम आता है। तो इसके भी क्लासिफिकेशन है बहुत सारे, इफॉर्मल्स, सकुलेंट, नॉन सकुलेंट। इफॉर्मल्स क्या होते हैं, इनको कहते हैं ड्रॉट एस्केपर्स। मींस इनका जो लिविंग टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। जैसे अभी रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन पे ये ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद में इनको जो भी अपने स्पोर्स हैं, सीड्स बनाने हैं, और इससे पहले कि फिर से नेक्स्ट समर सीजन आए ये अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो इनके जो स्पोर्स और सीड्स होते हैं वो नेक्स्ट टाइम पे फिर से ग्रो करने के लिए काम आते हैं, तो इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इनको कहते हैं इफॉर्मल्स, इसमें कि आजीवन मैक्सिकाना है। नेक्स्ट है सकुलेंट। सकुलेंट प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे हमने सुना है कैक्टस के बारे में। कैक्टस हम देखेंगे फ्लैशी होता है, तो ये फ्लैशी पार्ट जो होता है वाटर को रिटेन करके रखता है, जिससे एक्चुअली में ये जो डिहाइड्रेशन है उसको बार बार ये अवॉइड करते रहते हैं, और ये ट्रू जीरोफाइट्स नहीं कहलाते हैं, लेकिन जीरोफाइट की कैटेगरी में है। तीसरा है नॉन सकुलेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंस। दे आर कॉल्ड एज ट्रू जीरोफाइट एज हैव एडेप्टेशन फॉर ड्रॉट, क्योंकि इनके पास में एडेप्टेशन होता है सूखे के मौसम के लिए, तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्रू जीरोफाइट कहेंगे। अब खास फीचर्स क्या होंगे, जैसे ट्रू जो थिक क्यूटिकल होती है लीफ के ऊपर में, वो क्यूटिकल होगी। संकर स्टोमेटा होगा, उसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स होंगे ताकि ट्रांसपिरेशन को कम कर सकें, और मोस्ट टाइम पे ऐसा होता है कि इनमें स्पाइंस काफी डेवलप हो ट्रांसपिरेशन एरिया कम करने के लिए। तो ये सब खास कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट्स को सूखे के मौसम बचाने के लिए काम आएगा, तो इन्हें कहते हैं हम ट्रू जीरोफाइट। उसके नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल एडेप्टेशन। तो एनिमल में वर्ड आता है होम्योस्टैसिस का। होम्योस्टैसिस मींस क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद चेंज इन एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट में चेंज होने के साथ में अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। सपोज हम नॉर्मल एरिया में हैं, अगर हम ठंडे मौसम में गए तो हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, और हम हाई हीट वाले एरिया में गए तो भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो ऐसे एनिमल्स जो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं उनको हम होम्योथर्मिक कहेंगे। क्वाकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड, ऐसे एनिमल्स जो एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं हीट के लिए और बाकी फैक्टर्स के लिए, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। उनके पास उतने मेटाबॉलिक ऑर्गन बड़े नहीं होते हैं या उतने परफेक्ट साइज के नहीं होते हैं कि वो हीट जनरेट कर सकें, तो इनको हम कहेंगे क्वाकिलोथर्मिक्स और कोल्ड ब्लडेड। मोस्टली रेप्टाइल्स जो हैं, क्रोकोडाइल्स, स्नेक, आपको देखने को मिलेंगे कि ये अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बर्जमैन रूल। बर्जमैन रूल सिंपल है, किसी भी स्पीसीज का जो साइज होगा, बॉडी साइज होगा, वो वार्मर और कोल्डर क्लाइमेट में कैसा होगा इसके बारे में रूल बताता है। तो इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो स्पीसीज हैं वो कोल्डर क्लाइमेट के, ठंडे प्रदेश के जो लोग हैं वो हमेशा बॉडी साइज में बड़े रहेंगे बजाय गर्म प्रदेश के। इसका एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे रसिया है, ब्रिटेन है, जो ठंडे इलाके हैं वहां के लोगों की एवरेज हाइट लगभग 6 फीट या उससे ऊपर हो सकती है। लेकिन वही बात करें इंडिया, चाइना, तो यहाँ के लोगों की जो एवरेज हाइट वो लगभग 5.5 से 6 के बीच में है। तो ये साफ साफ डिफरेंस जो है शो करता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या अदर एनिमल्स हो, उनकी जो बॉडी साइज होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू वार्मर। साथ ही साथ लो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो टू मिनिमाइज द हीट लॉस इन द कूल क्लाइमेट। इसका फायदा क्या होता है कि अगर बॉडी साइज बड़ा है तो उनके जो मेटाबॉलिक ऑर्गन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं एटमॉस्फेयर के, और उनका हीट जो है वो लॉस नहीं हो पाता है। ये इनका बड़ा बेनिफिट है। इसका एग्जांपल क्या है, पोलर बियर। साथ ही बात करते हैं हम लोग एलन रूल। एलन रूल जो होता है ये मॉडिफिकेशन ही है बर्जमैन रूल का। जैसे बर्जमैन ने बॉडी साइज के बारे में बताया, ठंडे और गर्म इलाके के बारे में, तीनों ने उसकी एक्सट्रीमिटीज के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बताया कि एनिमल जो कोल्डर क्लाइमेट में है उनके एक्सट्रीमिटीज जो होंगे छोटे होंगे
और जो वार्म एरिया में है उनके एक्सट्रीमिटीज जो होंगे बड़े होंगे। एक्सट्रीमिटीज से मतलब जो है यहाँ पर ईयर और टेल्स। जैसे हम एलिफेंट का एग्जांपल लें तो एलिफेंट जो अफ्रीकन होता है वो साइज में काफी बड़ा होता है। उसके हम ईयर की बात करेंगे तो बाकी जो एलिफेंट है उससे बड़े होते हैं। क्यों? ऑलरेडी वहां बहुत ज्यादा हीट है, बॉडी साइज भी उसका बड़ा है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है। तो उसके ईयर्स जो होते हैं बड़े होते हैं, जहां पर बहुत बारीक बारीक वेन्स होंगी, और जो वेन्स होती हैं वो टेम्परेचर को कम करने का काम करके एयर कॉन्टेक्ट में आके। तो ये हमारा बर्जमैन और एलन रूल है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। नेक्स्ट, सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये क्या बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक अपर और एक लोअर दो लिमिट्स होती हैं। तो उन लिमिट के बियॉन्ड यानी उससे आगे और उस लिमिट से लोअर यानी उस लिमिट से कम, दोनों ही कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो दो टर्म दिए जाते हैं, स्टेनो और यूरी। स्टेनो मीन्स होता है नैरो या लो रेंज टॉलरेंस, यानी किसी चीज के लिए हमारा टॉलरेंस अगर कम है तो हम उसको स्टेनो लगाएंगे सामने, और यूरी अगर हमारा जो टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज के लिए हाई या वाइड रेंज पे है तो हम उसको यूरी लगाएंगे। तो ये ग्राफ से हम देख के समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं और साथ ही साथ पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेंज ऑफ टॉलरेंस के नीचे में ऑप्टिमम रेंज लिखा हुआ है। तो देखिए जो ग्राफ है ऑप्टिमम रेंज के बीच में अबंडेंट इंडिविजुअल दिखा रहा है, यहाँ पर फ्यू इंडिविजुअल जो शायद कहीं ना कहीं कुछ एडेप्टेशन किए हुए हैं तो वो सरवाइव कर सकते हैं दोनों साइड में। लेकिन एक रेंज के बाहर देखेंगे तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ नहीं है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड खाली है। इसका मतलब कि पर्टिकुलर एक रेंज तक ही कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोहाइड्रिक एंड यूरीहाइड्रिक। अगर सपोज वाटर के लिए हमारा रेजिस्टेंस कम है तो हम उसको स्टेनोहाइड्रिक बोलेंगे, और रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है तो हम यूरीहाइड्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट है सैलिनिटी। अगर हमारे सैलिनिटी के लिए रेजिस्टेंस जो है वो कम है तो स्टेनोहाइलाइन, और ज्यादा है तो यूरेन। इस तरीके से हम बात करेंगे फूड के लिए तो स्टेनोफेजिक और यूरीफेजिक। साथ में बात करें हैबिटेट एरिया के लिए स्टेनोसियस एंड यूरेसियस की हम यूज करते हैं। नाउ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितना डिमांड है अपने एटमॉस्फेयर से और कितना वो उसको टॉलरेट कर सकता है, तो इसका जो लेवल होता है रेंज ऑफ डिमांड एंड टॉलरेंस के बीच का जो लेवल होगा इसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट की जो मैंने बात की थी वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में फर्स्ट ABCD जो भी है और सेकंड ABCD जो भी है आप वहां पे जरूर कमेंट करें। और कोई डाउट्स होगा, अगर कोई चीज प्रॉब्लमेटिक है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में क्लिक कीजिए और राइट डाउन कीजिए, फिर मैं देख लूंगा उसको। थैंक यू।